घुटने पर आया यूएई यानी दुबई। आपको मैं बता चुका हूं, अभी परसों मैंने एक रिपोर्ट बताई थी जिसमें जिसमें मैंने आपको बताया था कि ईरान को चुपके से 2 टन सोना और बिलियंस ऑफ डॉलर कैश भरकर 14 से 15 या उससे ज्यादा जहाज भर भर कर पूरा माल भेजा था खजाना यूएई ने तेहरान, और यूएई के ऑफिशियल्स चुपके से तेहरान भी गए थे और ईरान को पटाने की कोशिश की थी दुबई ने कि देखिए अब आगे जो जंग हो, अगर जंग होती है तो आप बस हम पर हमला ना करना, हम आपके साथ जंग नहीं चाहते, ना हम जंग में हैं, तो कोई भी आप एक्शन लीजिएगा उस एक्शन का असर हम पर ना आए। समझाया था, बताया था। अब लीजिए सीधा एक और रिपोर्ट आई, ये देखिए पूरी तरह से दुबई घुटने पर आ चुका है। दुबई ईरान के 20 बिलियन डॉलर, बिलियन की बात हो रही है, बी फॉर बॉम्बे, 20 बिलियन डॉलर जो ईरान के अमेरिका के इशारे पर यूएई ने फ्रीज किए हुए थे, यूएई राजी हो गया है उन 20 बिलियन डॉलर को ईरान को देने के लिए। शर्त अब भी वही रख रहा है यूएई कि हमारे इलाकों पर हमला ना करना, हमारी टेरिटरी में हमला ना करना, जंग के लपेटे में हमको मत लेना। यही यूएई है जिसने शुरू से आखिर तक जो वो 41 दिन जंग चली थी, अमेरिका का साथ दिया, इस्राइल का साथ दिया और ईरान पर हमला तक किया। यही यूएई था जिसने इलाके के देशों से मीटिंग करके कहा अमेरिका तो डील कर रहा है लेकिन सब अमेरिका पर प्रेशर बनाओ कि अमेरिका ईरान पर हमला करे। यूएई का मौला, अरबों का मौला अगर कोई था वो डोनाल्ड ट्रंप था। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की पैंट उतार दी। अमेरिका जब पीछे हटा तो अरबों के एहसास हुआ, अरे साला जिस पर हम फूल रहे थे उसकी हवा निकाल दी खुद ईरान ने, तो हम ईरान के सामने कहां टिक पाएंगे। तो सबसे पहले अगर घोड़ा बना ईरान के आगे तो यूएई बना, सबसे ज्यादा फुदक रहा था। कैसे भागा ये जंग छोड़ के पहाड़ों पे? भाई साहब सिर्फ भागा ही नहीं पैसा दे रहा है कि भाई हम आपके ही पैसे जो फ्रीज किए हुए अमेरिका के इशारों पर हम आपको दे रहे हैं, ये सोना लीजिए, ये चांदी लीजिए, ये कैश लीजिए, बस आप हम पर हमला ना करिएगा। अब कभी हमारी पूरी फट के चार हो चुकी है भैया, हम नहीं लड़ सकते। यही तो है फीलिंग उसकी। वो क्या दहेज दे रहा है ईरान को? क्या बात के पैसे दे रहा है? और ये बात मैं अपने मन से बोल नहीं रहा हूं। आप क्या मेरे खिलाफ बोल, मेरे दुश्मन मेरे खिलाफ क्या बोल पाएंगे बेचारे? रिपोर्ट है भाई, रिपोर्ट पूरी की पूरी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आप दूसरी रिपोर्ट भी सर्च कर लीजिएगा, हर जगह ये खबर आ जाएगी। कल तक जब हमारी ये रिपोर्ट आएगी हर जगह खबर आ चुकी होगी। और बताइए यूएई पर सबसे ज्यादा इस पूरी जंग में ईरान ने यूएई पर सबसे ज्यादा हमले किए। यूएई ने बेचारे ने एक ही चीज कमाई थी, नाम की सिक्योरिटी। उसका टैगलाइन हुआ करता था सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ईरान ने कहा ले बेटा, धपड़ धपड़ धूम धूम, इधर से मिसाइल, उधर से मिसाइल, यहां से मिसाइल, वहां से मिसाइल और अब समझ में आ गया यूएई को कि ईरान से टकराना कितना भारी पड़ गया है। यहां तक कि अब वो ये कह रहा है कि आगे भी कुछ होगा तो हमें मत लपेटना। मुबारक हो दोस्तों। ईरान को आप गरीब कहिए, गरीब मानिए, गरीब समझिए, ठीक। अमेरिका क्या कहता है ईरान के बारे में आपने देखा, और आज तक अमेरिका की एक भी बात सच साबित नहीं हुई है। असलियत क्या है? यह है ईरान के आईआरजीसी के मिलिट्री ऑफिशियल। इन्होंने कितना खतरनाक बयान दिया। इन्होंने कहा कि जो भी हमें अमेरिकी फौजियों की जानकारी देगा या किसी फौजी को पकड़कर हमें देगा, अमेरिकी फौजी को, हम उसे $30,000 इनाम देंगे। भाई $30,000। आप सोचिए, यह गरीब है ईरान। ईरान जबान का तो पक्का है, अगर कोई अमेरिका के फौजी को देगा तो वो तो पैसे देगा। तो कहां से देगा? डोनाल्ड ट्रंप के पिछवाड़े में हाथ डाल के देगा पैसा। इसका मतलब कहने के लिए कुछ भी हो, लेकिन ईरान को अपने फौज के लिए अच्छा खासा बजट उसके पास मौजूद है। $30,000 यानी भारतीय आईएनआर में बताऊं तो $30,000
अमेरिका के एक फौजी को पकड़ने के लिए 28 लाख देने को तैयार है ईरान। अब आईआरजीसी की ऑफिशियल मिलिट्री कमांडर्स एक साथ बोल रहे हैं। अब देखिए आईआरजीसी ने क्या कहा है कि दुनिया की सबसे पावरफुल फौज को हम घुटने पर ले आए हैं। ईरान का नुकसान जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन फायदा भी मोटा हो रहा है। हॉर्मूज के बाहर ईरान के जो टैंकर हैं समुद्र में तेल भर भर के, उन्हें बाहर के बाहर ही चीन खरीद रहा है। चाइना अपना टैंकर भेज दे रहा है वहां पर जहां खड़ा है ईरान का टैंकर तेल लेकर, वहां जाकर चाइना का टैंकर बिल्कुल ईरान के टैंकर के बाजू में खड़ा हो जाता है। ईरान अपना भरा हुआ टैंकर पूरा खाली करता है, चीन के टैंकर को देता है, वहीं से पैसे ले रहा है और फिर वहां से चीन का टैंकर तेल लेकर चाइना पहुंच रहा है। मुझे ईरान की सबसे अच्छी बात क्या लगती है पता है? कि ईरान अपना नुकसान नहीं छुपाता। ईरान को नुकसान होता है तो ईरान बोल देता है, ईरान को इकोनॉमिकली कोई दिक्कत होती है ईरान बोल देता है, बिजली पानी की कमी होती है ईरान बोल देता है। अमेरिका और दूसरे देश ऐसा नहीं करते हैं, वो झूठ पर झूठ बोलते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि ईरान के राष्ट्रपति ने खुद कहा, वरना जो एक समुदाय है मुसलमानों में, शिया समुदाय, मैं अगर एक बात कह देता हूं कि ईरान ने ये गलती कर दी है, ईरान में ये कमी हो रही है, भाई वो फौरन वो गाली गलौज पे आ जाते हैं कमेंट में। हाँ, इसीलिए कहता हूं किसी का फैन होना, भक्त होना अच्छा है, अंधभक्त होना बिल्कुल नहीं। चलिए अब ईरान के राष्ट्रपति ने क्या कहा है वो सुन लीजिए, और याद रखिएगा ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है। अब जो ईरान के जबरा फैन हैं, मैं कह दूं मुझे गाली बकने से बेहतर ये होगा अब ईरान के राष्ट्रपति को गाली बको। ये देखो ईरान ने, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं जनाब पेज़ेश्कियान, फरमाते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, हमारा तेल नहीं बिक रहा है, हम तेल नहीं बेच पा रहे हैं। अमेरिका ने जो हमारी फैक्ट्री पर हमले करके तबाही मचाई है, हमारी फैक्ट्रियां बंद हैं, हमें इकोनॉमिकली दिक्कत हो रही है, पैसे की कमी हो रही है। फिर से बोल रहा हूं, ये ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है। रजा गराफी को कहने से पहले आप ईरान के राष्ट्रपति को कहिए। फिर से कह रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, किसी की भक्ति करना ठीक है, फैन हो आप, अंधभक्ति करना फिर आप में और वो खास जो अंधभक्त होते हैं भारत में, उनमें और आप में कोई फर्क नहीं है। बस आपको एक और इंफॉर्मेशन देनी है, 60 दिन का जो MOU था, एग्रीमेंट था अमेरिका के साथ जंगबंदी का, वो पूरा हो चुका है। यानी जंगबंदी का जो समय लिया था एक दूसरे से, वो खत्म हो चुका है। तो ये भी डर है कि क्या ये जंग दोबारा से बढ़ सकती है, क्योंकि अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं करता। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ किया है कि धोखे में मत आना, ओमान से जो बात हो रही है वो अलग है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने का मामला और वो बातचीत अलग है। मेरे दोस्तों, अगर आप समझें तो गुलाबी सुअर को अल्लाह की लाठी कितनी जोर की पड़ी है। कल तक जो अमेरिका कहता था कि हम दुनिया के किसी भी देश को बचा सकते हैं या कब्जा कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, पूरी दुनिया में सुपर पावर हम हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं है। आज तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने जो डिफेंस एग्रीमेंट किया है, मक्का डिफेंस एग्रीमेंट, देखिए क्या बोल रहा है ये। कहता है मैं बड़ा खुश हूं कि सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। ये बहुत बढ़िया है, ये दिखाता है कि मिडिल ईस्ट एक दूसरे के साथ आ रहे हैं अपने देशों को, अपने लोगों को बचाने के लिए। ये बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी लीडरशिप है, ये बहुत बड़ा स्टेप है कि अब मिडिल ईस्ट के लोग, मिडिल ईस्ट के देश एक दूसरे को बचाने के लिए खड़े हो रहे हैं। आजाद डर देखिए, ईरान का नाम भी नहीं लिया इसने। अरे भैया 4 दिन पहले तक ईरान यही तो बोलता आ रहा था कि कोई भी देश अमेरिका पर निर्भर ना हो, अपने आप के ऊपर निर्भर हो, खुद पर निर्भर हो। कमाल ये है कि 4 दिन पहले ईरान के राष्ट्रपति ने कहा था कि ये डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है इन 3 देशों का, ये बहुत बढ़िया है। ईरान नहीं मानता कि हमारे खिलाफ है, ईरान कहता है हमारे खिलाफ तो कोई हो ही नहीं सकता। अब कौन, जब अमेरिका को पानी पिला दिया तो सारे एक हो जाओगे तो क्या हो जाएगा। ईरान के खिलाफ अब कोई भी बोलने वाला नहीं है। ईरान ने 4 दिन पहले खुद ही इसका वेलकम किया था कि बहुत बढ़िया काम किया है मक्का डिफेंस एग्रीमेंट का, ये जो काम है बहुत बढ़िया है।
तो यानी ईरान का ये राजीनामा भी बहुत बढ़िया है। और अब गुलाबी सुअर कह रहा ये डिफेंस एग्रीमेंट बढ़िया है। इसी मुद्दे पर ईरान और अमेरिका का जो कहते हैं ना हिंदी में सहमति बना है, तो ये है। तो दोस्तों ये भी तो हार है। जो अमेरिका कहता था कि नहीं डिफेंस एग्रीमेंट चाहिए हमसे हथियार लो, हमारा बेस अपने मुल्क में खोलो, सेफ, भूल जाओ सब कुछ, सेफ रहोगे। अब उस चीज़ को एहसास में ले चुका है ट्रंप कि भैया हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, ईरान से किसी को नहीं बचा सकते। मेरे दोस्तों खिसियानी बिल्ली की तरह एक बार फिर से खंबा नोच रहा है गुलाबी सुअर। हाँ याद है ना, हॉर्मूज खुलवाने के लिए पूरी दुनिया से भीख मांग रहा था। ना नेटो आया, ना यूएन आया, ना जर्मनी, ना फ्रांस, ना ब्रिटेन, बल्कि जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन ने तो मुंह पर मना कर दिया था कि चल बे चल, हम काहे को आए, चट, हम ना आने के भैया। ईरान जब तुम्हें पे ले जा रहा है तो हम, हाँ, तुम्हारी लड़ाई तुम खुद लड़ो। ये तमाम बयानात मौजूद हैं कि तुम्हारी लड़ाई है, तुम खुद लड़ो। हमारा क्या मतलब? अब डोनाल्ड ट्रंप जब पूरी तरह से हार चुका है तो वही स्टाइल अपना रहा है खिसियानी बिल्ली। जिसने ईरान के खिलाफ इनका साथ नहीं दिया अब उन पर चाबुक चला रहा है। ये रहा डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, कहता है कि मेरे किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया का जो बादशाह है, उससे मेरे रिश्ते बहुत बढ़िया हैं। इसके बावजूद हमने साउथ कोरिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज हमेशा की है और वो मिलिट्री एक्सरसाइज नॉर्थ कोरिया के खिलाफ रही है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज काफ़ी महंगी पड़ती है जिसका पूरा खर्चा हम उठाते हैं। इसके बावजूद मैंने साउथ कोरिया से कहा था, पूछा था कि क्या ईरान के खिलाफ आप हमारी मदद करेंगे, तो साउथ कोरिया ने जवाब दिया था नो थैंक्स। इसके बावजूद मैंने कुछ नहीं कहा और आज भी मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए मना करने के लिए देर हो चुकी है क्योंकि तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन ये बात बस मुझे आपको बतानी थी। यह हाल है गुलाबी सुअर का। शेयर कर दीजिए इस रिपोर्ट को ताकि भारत का एक समुदाय और उस समुदाय से आने वाले फर्जी यूट्यूबर्स, फर्जी पत्रकार जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, कम से कम हम यहां बैठे बैठे उनके प्रोपेगेंडे पर मिलकर मूत सकते हैं। अमेरिका के सेनेटर उर्फ अमेरिका के सांसद ने खुद कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को पता ही नहीं है कि हमें हथियारों की कमी हो रही है और हमें किन किन हथियारों की कमी हो चुकी है, इसलिए वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन नुकसान बैक टू बैक अमेरिका का हो रहा है। उधर ईरान की सुन लीजिए। ईरान ने कहा हमने डिफेंस सिस्टम का नया स्ट्रक्चर तैनात कर दिया है, कुछ नए हथियार तैनात किए हैं और इस पूरी जंग के बावजूद हमारे 85% डिफेंस सिस्टम मजबूत हैं। दुनिया देखे कि अमेरिका पस्त हो चुका है, ईरान टिका हुआ है। कहने वाले गुलाबी सुअर 1 महीना तक यही कहता रहा था, हमने ईरान के मिसाइल को ख़त्म कर दिया है, ईरान के ड्रोन्स को ख़त्म कर दिया है, ईरान की नेवी को ख़त्म कर दिया है, ईरान की एयरफोर्स अजी कद्दू कद्दू भाई साहब कद्दू। ईरान कितना ख़तरनाक मोड में है। ईरान के फौज के कमांडर ने, ईरान का नेशनल टीवी चैनल है उस पर बैठकर ईरान की फौज के कमांडर ने कहा कि ये जंग जीतना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है कि हम जंग जीत गया बात खत्म, नहीं, हमें बदला चाहिए जनाबे खामनाई की मौत का और वो बदला हम लेकर रहेंगे। ईरान की ताकत यह है कि ईरान ने अपने हथियारों से अमेरिका को पूरी तरह से छेद दिया और अब जहां अमेरिका हवाई बातें, डोनाल्ड ट्रंप एआई से बनी हुई तस्वीरों को पोस्ट करके कह रहा है कि हम ईरान के साथ ये कर, वहां असल तस्वीरें ये जारी कर रहा है ईरान। IRGC ने कहा कि हमें अमेरिका को इकोनॉमिकल डैमेज करना था, इकोनॉमिक डैमेज पहुंचाना था अमेरिका को। हमने 12 डेज वॉर के बाद तमाम चीज़ें चेंज कर दी, अपनी टेक्निक चेंज कर दी। हमने सिर्फ $7,000 के मिसाइल, सिर्फ $7,000 के मिसाइल से अमेरिका के $35 मिलियन के MQ-9 रीपर को मार गिराया। इसी तरह से हमने अमेरिका के $120 मिलियन के F-35 फाइटर जेट को सिर्फ $1,60,000 की मिसाइल से, यानी और MQ-9 रीपर को मार गिराने वाले हथियार से भी सस्ते मिसाइल से हमने
हिट किया। इसने अमेरिका की जो मिलिट्री पावर है, फाइटर जेट और हमारी ये मिसाइल, उनकी वो मिसाइल, उनका जो भरम था वो तोड़ दिया है और इकोनॉमिकली हमने पूरी तरह से अमेरिका को झटका दिया है। लगता है रजा गराफी की बात सीधा IRGC तक पहुंच रही है। ईरान ने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के तरफ एक और बड़ा कदम उठाया और अब वो लॉ ला रहा है कि कोई भी ईरानी, कोई भी ईरान में रहने वाला व्यक्ति हॉस्टाइल मीडिया यानी गोदी मीडिया, अमेरिका का मीडिया, इसराइल का मीडिया, कोई भी ईरान विरोधी मीडिया को जाकर या ऑनलाइन बैठकर स्टेटमेंट देता है उनको और इंटरव्यू देता है। विदेशी ईरानियन के खिलाफ जो मीडिया, ईरान गवर्नमेंट के खिलाफ, ईरान के खिलाफ जो मीडिया, उनको अगर इंटरव्यू देता है तो ऐसे ईरान में रहने वाले व्यक्ति को सजा होगी। एक तरफ से UAE ईरान को पैसा दे रहा है और ऑफर कर रहा है और ईरान से कह रहा है भाई अगली जंग में हमें मत लपेटना। दूसरी तरफ UAE के अंदर ही अमेरिका और UAE की फौज ड्रिल कर रही है। यह दर्शाता है कि UAE दोनों हाथ में लड्डू चाहता है कि अमेरिका से भी रिश्ते खराब ना हो और ईरान भी हमारे चूतड़ों को लाल ना करे। जितना अमेरिका जलील हो चुका है, कमज़ोर साबित हो चुका है, बेइज्जती हो रही है, उस हिसाब से वो बदला ज़रूर लेगा। अब अमेरिका के पास ईरान के खिलाफ एक ही हथियार बचा है क्योंकि सारे वो इस्तेमाल कर चुका है, वो है परमाणु हथियार। बहुत लंबा ये पोस्ट है, अमेरिका के ऑफिशियल ने ये जानकारी दी है, 5 से 6 पैराग्राफ में बड़ी बात लिखी है कि शॉर्ट ये है इसमें कि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी स्ट्रैटेजिक मीटिंग करने वाला है। उस मीटिंग में ये बात उठाई जाएगी कि ईरान के खिलाफ परमाणु का इस्तेमाल किया जाए। हजरात, फिर से कह रहा हूं और हमेशा कहता आया हूं, ईरान की जीत अमेरिका और किसी भी देश को, अरबों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। नाक की लड़ाई हो चुकी है। ट्रंप को ये जंग ईरान से जीतनी ही जीतनी है। अंदेशा ये है कि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यानी गुलाबी सुअर ईरान पर छोटे परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हमें मालूम है कि ईरान इसके बाद क्या करेगा। गुलाबी सुअर माइक में आके कुछ भी कह दे, लेकिन 53% अमरीकी, ये अमेरिका की ही रिसर्च रिपोर्ट है, 53% अमेरिका के वोटर्स जो वोट देते हैं उनका मानना यह है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बना है महंगाई बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए अगला चुनाव मुश्किल होने वाला है। उधर ईरान ने इंटरनल सिक्योरिटी को और सख्त करते हुए बॉर्डर के इलाके से कई सारे आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, उनके पास से खतरनाक हथियार जब्त किए हैं। ईरान को सारी दुनिया को झुककर शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये ग्रीनलैंड, क्यूबा और छोटे देश, कनाडा और जो दूसरे देश हैं, उन पर कब्जा करने का ये गुंडा नुमा अमेरिका प्लान कर रहा था, धमकी दे रहा था। वेनेजुएला पर उसने कब्जा करके अपने क्या कहते हैं उसको, सेल्फ कॉन्फिडेंस को और बढ़ा लिया कि हम ईरान के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। फिर ईरान ने उल्टा इस गुंडे को पीट दिया, जो गली का गुंडा था। सारी गली डरती थी। ईरान ने उसी गुंडे को बाल पकड़ पकड़ के पीटा। अब उस गुंडे ने सोचा कि जब हमें ईरान ने इतना पीटा तो चलो अब क्यूबा और दूसरे देशों पर कब्जा करें ताकि कम से कम इज्जत तो बनी रहे। लेकिन अमेरिका के हथियार ख़त्म हो चुके हैं। अमेरिका का साथ देने के लिए कोई राज़ी नहीं है। हालात ऐसे हैं कि अब जो देश कभी नहीं बोलते थे वो अमेरिका के ख़िलाफ़ बोल सकते हैं। ये तमाम परिस्थितियां देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के ऑफिशियल्स ने कहा है कि क्यूबा पर अब अमेरिका हमला नहीं करेगा। सुधर गया। लाफा पलट कर एक बार मारने की किसी की हिम्मत नहीं थी, वो सिर्फ हिम्मत इस बदमाश को मारने की ईरान ने दिखाई हिम्मत। रिजल्ट आपके सामने है। उधर आइए यमन की भी सुन लीजिए। यमन की सरकार ने कंफर्म किया है कि हमने 200 से ज्यादा यमन के लड़ाकों को, हुतीस के लड़ाकों को कत्ल कर दिया है। यमन की सरकार ने इल्जाम लगाया कि इन्हीं हुती संगठन ने, ईरान समर्थक संगठन ने 100 हुतीस जो जेल के अंदर, सरकारी जेल के अंदर बंद थे, उनको आजाद करा लिया है, जेल तोड़ दी है। उधर यमन के ऑफिशियल ने सऊदी अरब के ऑफिशियल से मुलाकात की है। ये देख रहे हैं। तो जो भी आज लाल सागर में हो रहा है, यमन में जो हो रहा है, इसके पीछे आपका सऊदी अरब है। हुतीस की जो टनल ड्रिलिंग मशीन है उसके ऊपर यमन की सरकार ने हमला किया है।
फोटो भी जारी की है। वीडियो आप सामने है। और भैया हूथीस को कमजोर मत समझना, उल्टी खोपड़ी है। पहले कांड कर देते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कि मतलब हमने छोटा किया या बड़ा किया। सऊदी अरब से लिंक एक मोचा पोर्ट यमन के अंदर है। मोचा पोर्ट पर हूथीस ने एक बार फिर से हमला किया। कई जहाज, तस्वीर देखिए, आहा मजा आया। कई जहाज डूब गए हैं। ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है। कई सारे जहाज डूब गए हैं। कई सारी नौकाएं यमन की डूब चुकी हैं। पोर्ट में सिर्फ आग और तबाही है। पोर्ट खाली हो चुका है। इस पोर्ट का इस्तेमाल सऊदी अरब अक्सर किया करता था। जहाज सामान समेत जलकर राख हो चुके हैं। तबाही और ये धुआं, ये बर्बादी, ये जली हुई राख बता रही है कि यमन के हूथीस को जितना कमज़ोर बताया समझा जाता है उतना है नहीं। यमन के हूथीस अरब पर, अमेरिका पर और ख़ुद यमन की सरकार पर अकेले ही भारी पड़ रहे हैं। यहाँ तक हूथीस ने यह भी धमकी दे दी कि अगर सऊदी अरब ने हम पर हमला किया तो हम सऊदी अरब के अंदर और हमले करेंगे। सऊदी अरब का डरना जायज़ है, क्योंकि ये सैटेलाइट इमेज देखिए, सऊदी अरब की रिफाइनरी डैमेज नज़र आ रही है यमन के हूथीस के हमलों में। यही वजह है कि सऊदी अरब कभी अमेरिकी ऑफिशियल से भीख मांग रहा है, कभी अमेरिका के मिडिल ईस्ट के सेंटोम से भीख मांग रहा है, कभी यमन के ऑफिशियल से भीख मांग रहा है कि भाई सेना मजबूत करो, हम हथियार भेज रहे हैं और लड़ो, मिलकर लड़ो। ब्रिटेन से मुलाकात कर रहा है। सऊदी अरब और भी बड़े बड़े देशों से मुलाकात कर रहा है। अरब की सेनाओं की मीटिंग कर रहा है। सारे मिडिल ईस्ट में अरबों की सेना मिलकर मुट्ठी भर हूथीस का सामना कर ले। मेरे दोस्तों, अब लेबनान का भी सुन लीजिए। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इसराइल के फौजियों को पर हमला किया, जिसमें 3 इसराइल के फौजी घायल हुए हैं। जिसके बाद बहाना तो चाहिए था इसराइल को, जिसके बाद इसराइल ने लेबनान के ऊपर तगड़े हमले किए हैं। देखिए, شباب الله اكبر الله اكبر. هادي غارة حد بيتي هون، بس مش عارف وين بالضبط. حد البيت. अल्लाह अकबर। इन हमलों में लेबनान के आम लोग, जो 11 की तादाद है, अभी तक मरने वालों की संख्या अभी बढ़ सकती है। 11 लेबनीज की इसराइल के हमलों में शहादत हो गई है। इन तमाम चीज़ों के बीच अमेरिका ने कहा है कि जब हिजबुल्लाह हथियार डाल देगा लेबनान में तो इसराइल भी अपने हमले बंद कर देगा। मेरे दोस्तों, लेबनान को 2 टुकड़ों में बांटने की तैयारी है। एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए एक खास पुल है। अब आईडीएफ लेबनान में इंतज़ार कर रही है कि अमेरिका अप्रूवल दे दे, इजाज़त दे दे, जिसके बाद उस ब्रिज पर भी कब्जा कर लिया जाएगा इसराइल के द्वारा। तो होगा ये कि अब जो दूसरे इलाके के यानी लेबनान के जो लोग हैं वो अपने ही दूसरे क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे। इसराइल का कट्टरवादी नेता बेंजीवीर हिंदूवादी संगठनों से ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए ख़ास समुदाय के भारत के अंदर जो लोग हैं वो इसराइल को बहुत प्यार करते हैं। देखिए, इसने जो कहा है पूरी दुनिया इसका विरोध कर रही है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सब इसके इस बयान को सपोर्ट नहीं करते हैं। इसने कहा है कि हर रात गज़ा के अंदर 40 से 50 फिलिस्तीनियों का हमें कत्ल करना चाहिए। वो इंसान नहीं है, वो जानवर हैं। उनको कत्ल करना चाहिए, मिटा देना चाहिए, गाज़ा से निकाल देना चाहिए, गाज़ा पर कब्जा करना चाहिए। मैं उन्हें इंसान कह रहा हूं, ये भी उन पर एहसान है, वो इंसान तक नहीं है। कहता है आगे कि हमें पूरे गाज़ा को खाली करवा लेना चाहिए, फिलिस्तीनियों को भगा देना चाहिए,
वहां पर कब्जा करके वहां यहूदियों को बसाना चाहिए। जो लोग कहते हैं, पूछते हैं रजा भाई तुम यार सऊदी अरब की सरकार को इतना, सऊदी अरब को बुरा क्यों कहते हो? तो पहले यहां मैं करेक्ट कर दूं कि सऊदी अरब की सरजमीन को बुरा नहीं कहता हूं, सऊदी अरब की सरकार को मैं बुरा कहता हूं और कहता रहूंगा। अगर आप भी गैरतमंद हैं, अगर आप भी जुए सट्टे की कमाई का पैसा नहीं खा रहे हैं, तो भाई आप भी मेरी तरह हैं, फिर आप बोलेंगे हक बात। अगर आप सऊदी अरब की सच्चाई जानने के बाद, जो एक और सच्चाई बता रहा हूँ, कई बार मैंने सऊदी को एक्सपोज किया है, एक बार फिर से कर रहा हूँ, अगर ये सच्चाई जानने के बावजूद आपको सऊदी अरब अच्छा लग रहा हो तो याद रखिएगा, इस बात को चुपके से मान लीजिएगा कि कमाई तो आपकी हराम की है, फिर हराम लुकमा गया है, इसलिए हक पसंद नहीं है आप, माजरत के साथ। ज़रा ये देखिए सऊदी अरब की सरकार ने, आपके मोहम्मद बिन सलमान ने क्या किया है। ये दोनों ही चैप्टर एक हैं लेकिन बदलाव किए गए हैं। दोस्तों 2023 और 24 के अंदर 11th क्लास 11वीं क्लास की छात्रों की किताब में ये बताया जाता था कि इजराइल दुश्मन देश है और जो मुसलमान हैं वो कभी भी जेरूशलम को नहीं छोड़ेंगे। फिलिस्तीन से अपना लिंक बताया जाता था, उनको पढ़ाया जाता था। आज जब आपका पसंदीदा मोहम्मद बिन सलमान, जिसके आगे मोहम्मद मैं बोलना नहीं चाहता, ये जो बिन सलमान है हराम का बच्चा, इसने उसी चैप्टर के अंदर चेंज करवा दिया है। अब क्या लिख रहा है? अब लिखा जाता है इजरायली ऑक्यूपेशन। अब इजराइल को दुश्मन देश नहीं लिख रहा है और जेरूशलम को मुसलमान नहीं छोड़ेंगे, उस लाइन को भी 11वीं क्लास की इस किताब से हटा दिया गया है। तो मोहम्मद बिन सलमान ऐसे बहुत काम चुपके चुपके धीरे धीरे कर चुका है, लेकिन आप हैं गुलाम मानसिकता के, समझ रहे हो? आपको क्या चाहिए? यहाँ भारत के अंदर एक समुदाय मोदी की गुलामी कर रहा है तो हमें भी किसी की करनी है, हम बिन सलमान की करेंगे। मुसलमान आज़ाद है, तुम गुलाम किसी के नहीं हो। गुलाम हो तो अहले बैत के हो, गुलाम हो तो अंबिया के हो, गुलाम हो तो आप असहाबाए कराम के हो। ठीक, मुसलमानों का सर सिर्फ अल्लाह के लिए झुकता है। क्या हो गया है तुम्हें? हक को हक बोलते नहीं, गलत को गलत बोलने की हिम्मत नहीं। बड़ा बुरा हाल है हजरात। जेमिनी और चैट जीपीटी का हिंदुस्तान में, भारत में जमकर इस्तेमाल हो रहा है, मुसलमान भी कर रहे हैं। अब ये उनसे रिलेटेड ये खबर है कि रोबोट और चैट जीपीटी को अंधा पैसा देकर इसराइल उनको ट्रेन कर रहा है कि अगर गाज़ा के लिए इसराइल के ख़िलाफ़ कुछ पूछा जाए, फिलिस्तीन के लिए कुछ पूछा जाए, तो जवाब जेमिनी चैट जीपीटी ऐसा दें कि वो इजरायली विरोधी ना हो, बल्कि इजराइल उसमें मासूम दिखे। याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, शेयर कर दीजिएगा। अब पूरा यूरोप और यूरोप के लोग खतरे में हैं। जैसे होता है ना कि नीचे के अधिकारियों को खरीदने से बेहतर है आप जज को खरीद लो, कहावत है। अब यूरोपीय यूनियन, जो पूरे यूरोप का यूनियन है और जिसमें कई सारे यूरोपियन देश हैं, अब उसी यूरोपीय यूनियन से डील कर ली है नेतन्याहू ने। और अब ये डील ये होगी कि यूरोपीय यूनियन से कोई भी यूरोपियन देश में रहने वाले नागरिक का डेटा इसराइल मांग सकता है। उसका बायोमेट्रिक, उसका आई स्कैनर, रेटिना स्कैनर, उसके डिटेल, उसके घर की लोकेशन, उसकी लाइव लोकेशन, उसका मोबाइल नंबर, उसका ट्रैकिंग, सब कुछ। क्योंकि इसराइल अब यूरोप के अंदर जो उसकी बदनामी हुई है, जो उसके खिलाफ लोग हुए हैं, उनको कत्ल करने, उनको दबाने की तैयारी में है। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद ने इजिप्ट में हमास के चीफ से मुलाकात की है। अल्लाह अकबर। हमास के चीफ ने कहा कि हम तभी हथियार डालना शुरू करेंगे जब नेतन्याहू आधिकारिक तौर पर मान लेगा कि हाँ वो फॉलो करेगा इस डील को, जो डील करवाई गई वो मानेगा। और इसके बाद हमास के चीफ को गुलाबी सुअर के दामाद ने यकीन दिलाया है कि इसराइल हथियार डालेगा और इसराइल गाजा से बाहर निकलेगा, जंग बंदी होगी। ये तमाम चीज़ें मुझे बकवास लगती हैं क्योंकि इसराइल मानता किसी की नहीं है। गाजा के ऊपर फिर से हमला इसराइल ने किया है जिसमें 7 फिलिस्तीनी लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। हकीकत यह है कि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह में मूतते हुए
गाजा की डील को, गाजा के एग्रीमेंट को फाड़ दिया है, थूक दिया है। जिसके बाद इजिप्ट, जॉर्डन, यूएई, कतर, इंडोनेशिया, सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान सब ने मिलकर नेतन्याहू की, इस्राइल की निंदा की है। निंदा के अलावा ये कुछ कर भी नहीं सकते। जो करता है, जिसका नाम इनका बाप जो ईरान, ये उसका भी साथ नहीं दे पाते। ईसाइयों के धर्म गुरु, टॉप गुरु पॉप ने कहा है कि जो जुल्म और सितम फिलिस्तीनियों पर हो रहा है, जो उनके साथ गलत चीज़ें हो रही हैं, वो बंद होनी चाहिए और 2 स्टेट सॉल्यूशन निकलना चाहिए, होना चाहिए। ऐसी कई बार खबरें आ चुकी हैं कि अलग अलग यूरोप के देशों में आग लग गई और आग लगाने वाला इस्राइल का नागरिक मिला है, पकड़ा भी गया है। अब ऐसी खबर ग्रीस की आई है। ग्रीस के अंदर वाइल्ड फायर लगी है, जंगल की आग लगी है। ग्रीस की इंटेलिजेंस ने जब जांच करी तो उन्होंने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसने मैनुअली वो आग लगाई थी जंगल की। ग्रीस के अंदर पता चला वो गिरफ्तार व्यक्ति इस्राइल का है। उसी इजरायली व्यक्ति ने ग्रीस के जंगलों में आग लगाई थी। और यही दोस्तों, यही इजरायली भारत के अंदर भारी मात्रा में, यही यहूदी हिमाचल प्रदेश में आपको ऐसे इलाकों में मिल जाएंगे। और जिन इलाकों में ये होते हैं भारत के अंदर, हिमाचल प्रदेश में, भाई वहां पर आप नहीं घुस सकते। पूरा कब्जा किया हुआ इन्होंने। नंगापन, फैशपन, गांजा, नशा, अफीम, ये सब कर रहे हैं। ये भारत के लिए खतरा है। लेकिन मोदी सरकार जो आरएसएस की नीति पे है, उसे क्या ही फर्क पड़ता है। मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में जो आज खबरें दी हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। इन रिपोर्ट्स को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद व सलाम।